Right, now we come to an important part of the chapter called thermodynamics of reduction processes. Thermodynamics of reduction processes में हम ये एनालाइज करते हैं कि कोई रिएक्शन होता क्यों है, कोई रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, और कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल रहेगा. ये क्वांटिटी जो है डेल्टा जी, इसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं. इससे आप सब आई थिंक फेमिलियर होंगे, बिकॉज थर्मोडाइनमिक्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा गिब्स एनर्जी. थर्मोडाइनमिक्स में आपने गिब्स एनर्जी पक्का पढ़ा होगा. और ये जो आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है. दिस इज गिब्स एनर्जी एज आई मेंशन, पक्का पढ़ा होगा. जो डेल्टा एच होता है वो एंथैल्पी चेंज होता है, डेल्टा एस जो होता है वो एंट्रोपी चेंज होता है, और ए टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. ऑब्वियस फैक्ट है. आप मेटल का रिएक्शन देखिए एक ऑक्साइड के साथ, तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इस मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. सो इस केस में क्या होगा, मेटल सॉलिड, मेटल ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, O2 गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. सो यहाँ पे हम देखें लेफ्ट टू राइट एंट्रोपी का डिक्रीज है. हम जानते होंगे कि गैसियस स्टेट की एंट्रोपी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट. सो यहाँ पे एंट्रोपी का डिक्रीज है, तो डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव. डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव. सो अब टी डेल्टा एस क्या है, अगर टी बढ़ता जाएगा तो टी तो पहले तो टेम्परेचर पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस हमेशा नेगेटिव होता है. और जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा. तो अगर हम नेगेटिव चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सप्रेशन में देखिए डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस है, तो डेल्टा जी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अब एलिंगम डायग्राम होता क्या है, एलिंगम डायग्राम में हम फ्री एनर्जी चेंजेस प्लॉट करते हैं, यानी गिब्स एनर्जी चेंज प्लॉट करते हैं विद टेम्परेचर चेंज. तो हम मेटल टू मेटल ऑक्साइड प्लॉट करेंगे. इस कंटेक्स्ट में हम मेटल टू मेटल सल्फाइड भी प्लॉट कर सकते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ग्राफ स्लोप अपवर्ड्स बिकॉज फ्री एनर्जी चेंज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. ऑब्वियस, ऑल फ्री एनर्जी चेंज फॉलो स्ट्रेट लाइन अनलेस मेल्ट वेपराइजेस. वील सी देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज. There is a significant change in slope when this happens. Okay, due to change of state. When a graph crosses delta G is equal to 0, delta G becomes positive. Decomposition of metal oxide becomes spontaneous. अब देखिए जब तक ये delta G is less than 0 और it's negative, the forward reaction is spontaneous. Okay, as this is increasing, when it becomes 0 और when it becomes positive, यहाँ पे ग्राफ था, हम एलिंगम डायग्राम देखेंगे, but when it becomes positive or when it becomes again reaches 0, the point beyond that the decomposition of metal oxide becomes spontaneous. Forward reaction की जगह backward reaction spontaneous हो जाता है. हम देखते हैं in a number of reactions, a number of processes, one metal can be used to reduce. अगर उसकी जो Gibbs energy हम analyze करें, तो the oxide, any metal will reduce oxide of another metal above it in the Elingham diagram because the free energy will become more negative by an amount equal to the difference between two graphs at that particular temperature. I'll just show you how that happens. ये एक एलिंगम डायग्राम होता है. आप देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि Zn प्लस O2 अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ZnO बन रहा है. ये कर्व स्लोप अपवर्ड्स कर रहा है. इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे देखें तो हमें क्या दिखता है कि स्लोप में एक इंक्रीज है. देयर इज एन इंक्रीज इन स्लोप. सो दिस इंक्रीज इन स्लोप इज ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ मेटल और दी यू सी मैंने कहा था एक मेल्टिंग ऑफ मेटल इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट चेंज इन स्लोप. ओके, सो नेक्स्ट वी सी दैट अगर कोई मेटल टू मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन लाइज बिलो अनदर मेटल, सो वी कैन से दैट the metal which is lying below can reduce the metal above it from its oxide. So why is it happening? It is happening because MgO की बनने की Gibbs energy change ज़्यादा negative है. So naturally MgO बनना चाहेगा as compared to Al2O3. So we can reduce Al2O3 using using Mg to form MgO. राइट, सो अब हम देखते हैं कि जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो उनकी गिब्स एनर्जी चेंजेस की प्रोसेस कैसे चलती है. जैसे हम देखते हैं C प्लस O2 CO2 बनाता है. सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस केस इज दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. गिब्स एनर्जी चेंज वर्सेस टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई इज दिस सो? बिकॉज यहाँ पे एक गैशियस प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी एक गैशियस प्रोडक्ट है. सो वर्चुअली नो चेंज इज देयर. वर्चुअली देयर इज नो चेंज इन द गिब्स एनर्जी. So as a result of it, there's virtually no change in Gibbs energy. As a result of it, the graph is almost a straight line. The graph is almost a straight line. So अब next देखते हैं C plus half O2. इसमें we observe that there is a change in Gibbs energy. One half gaseous product to one gaseous product will make it
result in an increase in entropy, yani delta S is positive. As a result, delta G will decrease with temperature. Okay, so we see actually graphs ulte bane hain. In first case there is no entropy change. Actually the first case is this one, and in second case there is an entropy change, okay, which is shown below. सो अब ये जो लाइन्स होती हैं 710 डिग्री सेल्सियस 710 डिग्री सेल्सियस पे क्रॉस करती है. अब क्या होगा, बिलो दिस टेम्परेचर, ओके, 710 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड CO2 बनना मोर फेवरेबल होगा, एंड बिलो दिस टेम्परेचर नहीं 700 डिग्री से कम, और अगर उसके ज़्यादा बढ़ जाए तो CO का बनना ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि वो लोअर लाई करेगा एलिंगम डायग्राम में. इज़ यूज टू रिड्यूस आयरन, implies it can reduce any metal oxide above it in the Ellingham diagram. तो अगर कार्बन आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम कोई भी मेटल जो उसके अबव लाई करता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Okay, now we see that sulfides cannot be reduced so effectively by carbon. CO has negative slope, gets below any metal at some point. CS, no such compound exists. So that is a reason why sulfides cannot be reduced so effectively as oxides can be. अब हाइड्रोजन इन H2O को देखते हैं, तो इसमें तो उल्टा अगर हम रिएक्शन लिखें यहाँ पे, तो हम देखेंगे रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है. रिएक्शन होता है H2 प्लस हाफ O2, हम लिख देते हैं H2 प्लस हाफ O2 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2. तो इसमें तो 3.5 you can say 1.5 gaseous molecule react to form a single gaseous molecule. So this is accompanied by decrease in entropy. As a result ये तो it will run parallel to metals, मतलब ये तो slope increase करेगा, तो हाइड्रोजन का भी कोई रोल नहीं आता. So हम अब देखते हैं, अब हम we'll come to certain metals with which we ये बेसिकली लास्ट एग्जाम्पल से बताने का मोटिव था कि हाइड्रोजन भी रिड्यूस नहीं कर सकता है. So next we come to the specific processes for extraction of metals. We'll be starting with extraction of silver. Extraction of silver में क्या होगा, सबसे पहले हम साइनाइड प्रोसेस पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको बताया था कि Ag2S पहले हमने डिस्कस किया था कि Ag2S का स्पेसिफिक कुछ होता है प्रोसेस जिसमें हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये प्रोसेस कभी एयर के बिना नहीं होता. Ag2S को 4 NaCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो ट्वाइस AgCN2 माइनस प्लस Na2S प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव बन जाएगा. अब जो Na2S बनता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इस फर्स्ट रिएक्शन इज रिवर्सिबल. सो जो सेकेंड रिएक्शन है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उसमें आपको O2 से रिएक्ट करवा के उसे Na2SO4 बनाना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए. तो इसलिए ये वाला ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस बहुत सिग्निफिकेंट होती है. अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर हम मेटल रिफाइनिंग जो हमने मेटल रिप्लेसमेंट मेथड सीखा था, तो हम इससे Ag पहुँच जाएंगे. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, Zn यूज़ करते हैं, आपको याद होगा Zn यूज़ करते हैं. उसके अंदर Zn मैंने ये प्रोसेस बहुत बार लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा पूरा नहीं लिखूंगा. इसमें ट्वाइस AgCN2 माइनस यूज़ करते हैं, जिससे हमारा बात बन जाती है, जिससे हमें Ag मिल जाता है और Zn का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है. मैंने इवेंचुअली पूरा लिख ही दिया, ZnCN4 माइनस 2, यहाँ पे ट्वाइस Ag बनेगा. तो अब रिफाइनिंग कैसे होती है इसको मेनली इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है. इसकी मेन इम्प्योरिटी ZnCu और Ag होती है. यहाँ पे Ag नहीं आएगा, यहाँ पे Au आएगा. आप सिल्वर के अंदर सिल्वर को इम्प्योरिटी नहीं कह सकते. दिस इज Zn Ag एंड Au. सो अब आप देखते हैं, हम सेम वे अब गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन गोल्ड में रिफाइनिंग की प्रोसेस थोड़ी वेरी करती है. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. रिफाइनिंग ऑफ Au में एक प्रोसेस यूज होती है. इसमें आपकी मेन इम्प्योरिटीज़ कौन सी होंगी, जो आपकी एक इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी होती है Pb, एक होती है Cu, Zn होती है एक इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन Zn. इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, अनइम्पॉर्टेंट, लेकिन एक प्रोमिनेंट इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, राइट, Zn. एंड देन यू हैव Ag. सो फर्स्ट हम क्यूपलेशन करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ Pb. तो उसमें क्या होता है, हम मेल्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो Pb प्लस हाफ O2. इंपॉर्टेंट रियलाइज करना कि सिर्फ ये जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ये क्यूपलेशन है. कंफ्यूज मत करिएगा कि पूरा प्रोसेस क्यूपलेशन के नाम के अंदर आता है. दिस इज फर्स्ट प्रोसेस. Pb प्लस हाफ O2 PbO बना देते हैं. ड्यू टू हाई ऑक्सीजन एफिनिटी लेड एस्केप्स. ओके, अब उसको अब क्यूपलेशन में क्या होगा, हम पहले पूरे मिक्सचर को जो है उसको मेल्ट करेंगे, फिर मेल्ट करेंगे, हाई ऑक्सीजन एफिनिटी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो हाई ऑक्सीजन एफिनिटी की वजह से लेड आएगा और एस्केप कर जाएगा. लेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड की फॉर्म में एस्केप कर जाएगा. फिर हम H2SO4 डालेंगे तो ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा, हट जाएंगे.
तो अब ये जो बाकी सब चीज़ें हैं ये बच जाएंगी. अब हम उसके बाद बोरैक्स डालेंगे, जैसे Cu कॉपर के साथ रिएक्ट, बोरैक्स के साथ रिएक्ट करा के कॉपर बोरेट बना लेगा. फिर हम कॉन्स्टेंट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे एंड वाटर के साथ वॉश करेंगे, जिससे विल गेट रिड ऑफ Ag ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2SO4. ओके, वी हैव टू हीट विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 in order to form Ag2SO4. So now let us see how do we extract magnesium. Specifically the process for extraction of magnesium. इसका जो मेन और होता है वो होता है कार्नोलाइट KCl.MgCl2.6H2. पहले हम उसे evaporate cool और crystallize करते हैं. जो filtered बच जाता है उसके अंदर MgCl2 होता है, रेसिड्यू KCl. ये होता क्यों है पहले कि रेसिड्यू KCl इसलिए बचता है कि जब हम evaporate cool और crystallize कर रहे होते हैं तो KCl की solubility comparatively कम होती है, इसलिए वो रेसिड्यू बन जाता है. फिर हमें हाइड्रेटेड MgCl2 मिलता है. हमें इस प्रोसेस से MgCl2 ड्राई फॉर्म में नहीं मिलता है, यानी MgCl2.6H2 मिलता है. हम उसे सी वाटर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. डाउस प्रोसेस कहते हैं इसे. इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसमें हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे MgOH होल ट्वाइस बन जाता है. मुझे यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी दिखाना चाहिए कि MgOH होल ट्वाइस इज़ वेरी लेस सॉल्युबल. MgOH होल ट्वाइस हैज़ वेरी लेस सॉल्युबिलिटी. So as a result it precipitates out. और CaCl2 जो होता है वो soluble रहता है. Right, HCl is added to MgCl2 solution is obtained, which is saturated by evaporation and cooling. Right, now we need to convert the hydrated MgCl2 to anhydrous MgCl2. So इसमें क्या बताया उसने कि HCl is added to MgCl2 and which is obtained by saturating and cooling. This statement does not make sense, but we can frame it, we can understand that HCl हम MgCl2 solution में add करते हैं और saturated और cooling से हमें MgCl2.6H2O को हम convert कर सकते हैं MgCl2 में. इसमें important है understand करना कि ये heating से नहीं हो सकता है. MgCl2.6H2O करते हो तो MgOHCl बनता है, जो कि अगर आप फर्दर हीट करो तो MgO प्लस HCl में बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए. ये इसलिए होता है कि कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेटल के साथ स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए हुए होते हैं, या फिर मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कहूँगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कहेंगे इन्हें, मेटल के साथ स्पेसिफिकली लिंक्ड होते हैं, जिनके इंटरेक्शन मैग्नीशियम के साथ ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो MgOHCl बनता है प्लस HCl प्लस 5H2O. ऑन हीटिंग MgO प्लस HCl बन जाता है ऑन ज़्यादा हीट करने पे. तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर ड्राई करंट ऑफ HCl, जो ये प्रोसेस डिफाइन करिए कि HCl इज एडेड टू MgCl2 सोल्यूशन विच इज सैचुरेटेड बाय एवेपोरेशन एंड कूलिंग. तो अब फर्दर हमें MgCl2 मिल गया. अब हमें इलेक्ट्रोलिटिकली हम MgCl2 को रिड्यूस करते हैं. ये स्टैंडर्ड प्रोसेस में कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इन्हें याद करना. Mg+2 + Cl नेगेटिव बनता है, तो अब कैथोड पे Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो Mg बन जाएगा, और ट्वाइस Cl नेगेटिव पे ट्वाइस Cl नेगेटिव रिएक्ट करके Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा एट एनोड. सो दिस सेकंड रिएक्शन इज हैपनिंग एट एनोड. आई एम सॉरी, दिस सेकंड रिएक्शन दैट यू आर सीइंग ट्वाइस Cl नेगेटिव, okay, and in Cl2+2 electrons is happening at anode. Container is covered and isolated so that Mg दोबारा ऑक्सीडाइज ना हो जाए, रिड्यूस किया. कोल्ड गैस इज लेट थ्रू नैरो ओपनिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ Mg फॉर्म. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में जो यूज़ होता है वो 1 पार्ट NaCl यूज़ होता है, 4 पार्ट MgCl2 यूज़ होता है. जो NaCl का रोल क्या होता है, मेनली मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करना और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना. तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस का क्या मतलब है, हमें थोड़ा हीट करना पड़ता है कंटेनर को क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो, लेकिन हम हीट करें तो वो आपका मेल्टिंग स्टेट में होगा तो फ़ायदा होगा क्योंकि उसकी एजिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, एंड सेम वे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है वो. कार्बन रिडक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड ओके फॉर MgCO3. अगर MgCO3 मैग्नेसाइड है तो हम MgO प्लस CO2 में से हीट करके कैल्सिनेशन करके कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम MgO प्लस C करके यानी कार्बन रिडक्शन करके उसे Mg प्लस CO में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इससे Mg जो प्रोड्यूस होता है वो गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस होता है एट 200 डिग्री सेल्सियस. So now let's deal with extraction of aluminium. The first thing we need to learn is the main ores of aluminium, that is bauxite Al2O3.2H2 and corundum Al2O3. तो पहले कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा उसका हम ये पढ़ चुके हैं. हम इसमें लीचिंग करते हैं, तो इसमें एक प्रोसेस होती है बायर्स प्रोसेस जो यूज़ होती है
रेड बॉक्साइड के, रेड बॉक्साइड क्या होता है, जो Fe2O3 में इम्प्योरिटी इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू SiO2 एंड TiO2। ये हम पढ़ चुके हैं कि 3 प्रोमिनेंट इम्प्योरिटीज़ कौन सी पाई जाती है। तो उसमें हम Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे ट्वाइस NaAlOH4 माइनस बन जाता है। इसमें SiO2 भी डिजॉल्व हो जाता है, जिससे Na2SiO3 बन जाता है। तो अब क्या होता है कि हम वीक एसिड्स लाइक CO2 पास करते हैं इसके थ्रू, ताकि हमें AlOH होल थ्राइस मिल जाए। अब सीडिंग भी करी जाती है, हमने पढ़ चुके हैं कि जैसे AlOH होल थ्राइस बन जाता है और हीट करके हम उसे Al2O3 में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब ये एक अब ये देख लीजिए, AlOH4 माइनस का इक्विलिब्रियम होता है, AlOH4 माइनस का इक्विलिब्रियम होता है विद AlOH3, जो कि एक बेसिक रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है। तो ये आप देखेंगे कि AlOH3 डिजॉल्व इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो OH नेगेटिव में वो बेसिक मीडियम में डिजॉल्व करके AlOH4 माइनस बना रहा है, और एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व करके Al+3 बना रहा है। तो हमें AlOH4 माइनस नहीं चाहिए, हमें AlOH चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे कि मीडियम बेसिक ना हो। तो अब मीडियम हम चाहेंगे थोड़ा एसिडिक हो, लेकिन एसिडिक भी बनाते हैं तो ज़्यादा एसिडिक करेंगे तो वो Al+3 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो Al+3 की तरफ जाना हमें ये भी नहीं चाहिए कि इट शुड नॉट डिजॉल्व इट सो दैट इट फर्दर डिजॉल्व, शुड नॉट बी वेरी लेस सो दैट इट फर्दर डिजॉल्व एज Al+3। सो हम इसमें वीक एसिड यूज़ करते हैं लाइक CO2, जिससे हम AlOH बनाते हैं। अब हमने वो एक्सप्लेन कर दिया कि सीडिंग किस लिए काम आती है। अब देखते हैं कि इसकी ऑल्टरनेट प्रोसेस क्या हो सकती है। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस दैट यू स्टडीड इज कॉल्ड बायर्स प्रोसेस। द प्रोसेस वी आर राइटिंग डाउन इज कॉल्ड एज हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में होता क्या है, हॉल्स प्रोसेस में NaOH की जगह Na2O3 यूज़ करते हैं। मेन डिफरेंस यही है इनिशियल प्रोसेस में स्टेप में। जैसे NaLO2 भी बेसिकली NaLO2 कुछ नहीं होता, ये NaLOH4 ही होता है। इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में लिख दो तो NaLOH4 ही बनेगा। तो प्लस CO2 बनता है, SiO2 प्लस Na2CO3 से भी Na2SiO3 बनता है। अब इसमें थोड़ा प्रोमिनेंट क्या आ जाता है कि अगर Fe2O3 प्लस Na2CO3 जो होता है उसके अंदर भी NaFeO2 रिएक्ट कर जाता है। Fe2O3 NaOH के साथ नहीं रिएक्ट करता, Fe2O3 NaOH में डिजॉल्व नहीं करता। अब इसमें क्या होगा कि NaLO2 प्लस थ्राइस H2O प्लस CO2 प्लस थ्राइस H2O गिव्स ट्वाइस AlOH होल थ्राइस प्लस Na2CO3, और वही AlOH होल थ्राइस ऑन हीटिंग। इसमें थोड़ी डिग्री ऑफ प्योरनेस कम होगी। वाई? बिकॉज आपका यू ऑब्जर्व दैट Fe भी डिजॉल्व हो गया, जो नहीं होता था अगर NaOH होता है। तो हॉल्स प्रोसेस थोड़ा क्रूड फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए यूज़ कर सकता है, या फिर उतना रिफाइंड प्रोसेस नहीं है जितना। दिस इज बेसिकली एन एरो रिप्रेजेंटिंग द चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो हमने क्या किया इसमें, बेसिकली हम अभी कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। हमने बायर्स प्रोसेस पढ़ी है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने हॉल्स प्रोसेस पढ़ी है। अच्छा, हम कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस पे ना सिग्निफिकेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली ऑक्साइड मिल रहा है, हमें यहाँ पे कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं वाइट बॉक्साइड के लिए। वाइट बॉक्साइड के लिए मेनली यूज होती है सरपेक्स प्रोसेस, जिसके अंदर वाइट बॉक्साइड में होता क्या है, SiO2 एक मेजर इंप्योरिटी होती है rather than Fe2O3 which was the case with red bauxite. So step 1 क्या होता है, हम जो बॉक्साइड ओर है उसको हम कोक प्लस N2 एट 1800 डिग्री सेल्सियस रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और SiO2 जो होता है वो कार्बन से रिड्यूस होकर Si प्लस ट्वाइस CO में कन्वर्ट हो जाता है। एज टेम्परेचर इज वेरी हाई, Si प्लस ट्वाइस CO आर रिमूव्ड। अब हमें दोबारा रिट्रीव करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, Al2O3 को रिट्रीव करना है, तो हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस NaOH रिएक्ट करते हैं, जिससे NaLOH4 बन जाता है प्लस NH3 बन जाता है। तो यही रिएक्शन जो है ये Fe2O3 प्लस TiO2 को रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव कर देता है, इसमें आपको अमोनिया भी एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है, NaLOH4 प्लस NH3। ना अब उसके अंदर वही सेम काम होता है, आपका CO2 पास कर देते हैं, जिससे हमें CO2 इज पास, इसका ALOH थ्रू ALOH3 नहीं है, CO2 इज पास टू गिव ALOH होल 3 है, टू गिव ओके CO2 इज पास टू गिव ALOH होल थ्राइस एंड ऑन हीटिंग फॉर्म्स Al2O3। नाउ हमें Al2O3 मिल गया, हमें क्या चाहिए, हमें इसको रिड्यूस करना है। हम उसे रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस करने में हमें 20% एल्यूमिना चाहिए होता है, 60% क्रायोलाइट एंड 20% फ्लोरोस्पार। इन दोनों का रोल वही होता है जैसे NaCl का रोल होता है MgCl2 के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। What the major role it plays is to reduce the melting point and to increase the electrical conductivity so that reaction fast to melting point so that ions more mobile, right?
Okay, the latter two increase conductivity and decrease melting point. This also acts, okay, जो फ्लोरोस्पार है उसका एक और रोल होता है कि वो एक सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करता है एल्यूमिना के लिए. सो अगर हम देखें इसके रिएक्शंस क्या होंगे, Al2O3 जो होता है वो आपका ट्वाइस Al+3 प्लस ट्वाइस O-2 में आयनाइज होगा. कैथोड में जो एल्यूमिनियम कटायन है वो एल्यूमिनियम मेटल में फॉर्म हो जाएगा एंड अनोड पे O2 रिलीज होगा. कोक पाउडर जो होता है ज़रूरी होता है इसमें क्योंकि दैट प्रिवेंट्स दी करोजन ऑफ ग्रेफाइट एनोड. आप देखेंगे एनोड में आपका O2 रिलीज हो रहा है, तो जो ग्रेफाइट एनोड यूज़ कर रहे हैं उसको O2 के साथ रिएक्ट करेगा और करोड होता जाएगा. ऑल्सो मेक्स दी सरफेस रफ एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन हीट लॉस. एल्यूमिनियम को रिफाइन इलेक्ट्रोलिटिकली किया जाता है. सो इसका रिडक्शन भी इलेक्ट्रोलिटिक एंड रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रोलिटिकली ही की जाती है. सो हम एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने स्टार्ट किससे किया, हमने कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट किया. एल्यूमिनियम को हमने पहले कॉन्सेंट्रेट कैसे किया, हमने या तो बायर्स प्रोसेस यूज़ किया या हॉल्स प्रोसेस यूज़ किया जो थोड़ा क्रूड फॉर्म देता है, या फिर सरपेक्स प्रोसेस किया. बायर्स प्रोसेस एक मेजरली रेड बॉक्साइट के लिए काम आता है. जो सरपेक्स प्रोसेस है वो मेनली वाइट बॉक्साइट के काम आता है जिसमें SiO2 मेजर इम्प्योरिटी होता है. फिर हमें क्या मिल गया, Al2O3 मिल गया. हमें Al2O3 को हमने इलेक्ट्रोलिटिकली ही रिड्यूस किया और इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया. रिड्यूस करने में हमने फ्लोरोस्पार CF2 और क्रायोलाइट यानी Na3AlF6 को भी एज अ सॉल्वेंट या फिर एज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर यूज़ किया बिकॉज दिस इंक्रीजेज कंडक्टिविटी एंड डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सूटेबल सॉल्वेंट. सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम. तो इसमें CO2S प्लस CO2SO4 होता है तो वो 4CO प्लस SO2 बन जाता है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से सेल्फ रिडक्शन. Right, so now let's begin with the extraction of iron. The first thing we need to learn are the main ores of iron. The main ores of iron are hematite and magnetite. So once we have got the ores of iron, they mostly exist as oxides. So we can straight away go into roasting or roasting and smelting. So we obviously it has to be concentrated as well. It is concentrated mainly using gravity separation as we learned, as well as magnetic separation. So roasting roasting breaks it into Fe3O4 into FeO plus Fe2O3, FeCO3 into FeO plus CO2. Now twice FeO plus half O2 gives Fe2O3. So basically what we are getting as the end product is Fe2O3, and Fe2O3 0.3H2O is also broken down into Fe2O3 plus 3H2. Final product of roasting is Fe2O3 does not form slag. That is the important point. Fe2O3 बनाने का sole purpose ये कि does not form slag. फिर हम देखते हैं स्मेल्टिंग में क्या होता है. स्मेल्टिंग के अगर आप देखेंगे तो स्मेल्टिंग आप देखेंगे तो स्मेल्टिंग का कंटेनर कुछ ऐसा लिखेगा. स्मेल्टिंग जो फर्नेस होता है वो कुछ ऐसा होता है. तो इसमें डिफरेंट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर होते हैं जिसमें एक डिफरेंट रेंजेस ऑफ रिएक्शंस होते हैं. और हमें इवेंचुअली जो मिलता है वो होता है पिग आयरन प्लस सॉलिड वेस्ट. सो अब हम एनालाइज करते हैं कि ये राइट. सो 600 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस पे Fe2O3 प्लस थ्राइस CO गिव्स Fe प्लस थ्राइस CO2. हमने ये पढ़ा है कि 600 टू 900 डिग्री सेल्सियस पे CO का रिएक्शन फेवरेबल होता है. इट इज़ पार्शली रिड्यूस्ड यूजिंग दिस. तो 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस पे CaCO3 CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है और CO2 प्लस C ट्वाइस CO में. तो 1000 टू 1300 डिग्री सेल्सियस पे जो रिडक्शन करता है वो होता है C. तो आप देखेंगे नीचे जो होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धीरे धीरे ऊपर कम होता जाता है. Fe2O3 प्लस राइस C गिव्स ट्वाइस Fe प्लस राइस CO. CaO प्लस SiO2 गिव्स CaSiO3. The coke powder crossing the hot air tubes, this is the bottommost point or bottommost layer I shall say, crossing the hot air tubes does not have enough scope of reduction and reacts with MnO2 plus SiO2 to form impurities like Mn and Si. सो जो बॉटम मोस्ट लेयर है उस पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, इनफैक्ट वो बेनिफिशियल नहीं होती है, वो इम्प्योरिटीज़ प्रोड्यूस करता है लाइक Mn एंड Si. ओके, CA3PO4 इन द लाइमस्टोन के अंदर इम्प्योरिटी होती है CA3PO4, रिएक्ट करती है SiO2 टू प्रोड्यूस स्लैग एंड P2O5 इज रिड्यूस्ड बाय कोक टू प्रोड्यूस P4 एज इम्प्योरिटी. ये सब फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, बेनिफिशियल रह सकते हैं. ओके, सो द रिएक्शंस लुक लाइक CA3PO4 plus thrice SiO2 gives you twice CaSiO3 plus twice P2O5, और जो रिडक्शन हो रहा है उसके अंदर twice P2O5 plus 10C gives you P4 plus 10CO. अब हम आते हैं फाइनल प्रोसेस पे जिसको हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ रॉट आयरन या प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन या रिफाइनिंग ऑफ आयरन.
रॉट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जिसके अंदर लेस देन 0.5 इम्प्योरिटीज़ होती हैं. उसमें लेस देन 0.1% कार्बन होता है एंड लेस देन 0.3% MnP एंड SI इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है. तो उसमें जो प्रोसेस मेनली यूज़ होती है उसे हम कहते हैं पडलिंग. ये प्रोसेस का मैंने आपको दिखाया. इसके अंदर क्या होता है, कास्ट आयरन जो हमें मिलता है, कास्ट आयरन या पिग आयरन मिलता है. हम इसमें क्या करते हैं, मैंगनीज, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर की होती है इम्प्योरिटीज़ होती हैं. हम इसको पडलिंग फर्नेस जो लाइंड इन हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करता है. तो पडलिंग प्रोसेस की जाती है इसमें. हॉट एयर इज ब्लास्टेड एंड स्टर्ड वेल, रिमूव CO2, SO2 एंड slag. What you get finally is wrought iron. This is how the extraction of iron takes place. So if you basically summarize, okay, how does extraction of iron take place? So extraction of iron, basically first concentration takes place using, we'll see magnetic separation as well as the oxide ores can also be done through your gravity separation. Then roasting is done to convert all the possible ores into Fe2O3 which does not form slag. Then there is a blast furnace, okay, where smelting takes place and different ranges of temperature, different reactions takes place. This is important to understand at which range, what reactions are going to take place. Okay, now what happens at the bottommost layer, okay, that coke powder crossing hot altitude. ये basically क्या हमने ऊपर से coke powder डाला है. मैंने आपको blast furnace सिखाया जिसके अंदर हमने देखा कि ऊपर से हम क्या डालते हैं. ऊपर से हम डालते हैं आपका और लाइमस्टोन एंड कोक. और लाइमस्टोन एंड कोक जो हम डालते हैं, जो कोक नीचे तक बचा रह जाता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं के होता है. वो मेनली इम्प्योरिटीज़ के लिए इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करके इनफैक्ट इम्प्योरिटीज़ खुद क्रिएट करता है, लाइक मैंगनीज. सो अब इसमें आप देखेंगे डिफरेंट रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. सो सबसे ऊपर जो रिएक्शन होगा वो Fe2O3, सबसे लेस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होगा Fe2O3 प्लस CO होगा, जो Fe3O4 प्लस CO बनाएगा. ये डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस है जो डिफरेंट रेंजेस में हो सकते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में हो सकते हैं. बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें अंडरस्टैंड करना कि आप कंसेप्ट याद रखें. Fe3O4 प्लस CO थ्राइस Fe प्लस CO2 देगा. CaCO3 CaO प्लस CO2 देता है एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर. FeO प्लस CO Fe प्लस CO2 देता है. C प्लस CO2. दिस इज हैपनिंग एट around this range of temperature. See, relative measures at temperature could vary. What is mentioned earlier is a blast furnace which is operating at a much lesser temperature. This is a blast furnace operating. The diagram shows a blast furnace operating at a very high temperature. So suitably the ranges vary, but relative reactions are bound to remain the same. यहाँ पे आप क्वेश्चन उठ सकता है कि Fe3O4 कैसे है. अगर कुछ Fe3O4 बच जाता है तो उसका क्या होता है ये बताया गया. तो अगर कुछ Fe3O4 बच जाता है तो वो CO के साथ रिएक्ट करके FeO बनाता है. यहाँ पे Fe2O3 नहीं बनता है. CaCO3 CaO प्लस CO2 बनाता है. CaO हमें हटाना है इसलिए वो स्लैग की फॉर्म में SiO2 से रिएक्ट कर जाता है. FeO जो है वो बचा हुआ Fe की फॉर्म Fe ही बनता है. तो इवेंचुअली एडवांटेजेस रहता है. C प्लस CO2 CO में होता है एट अ रेंज. ये मॉडरेट इस रेंज में, आपको किस रेंज में होते हैं वो याद रखने ज़रूरी है. अब बेटर है इस डायग्राम को रेफर कीजिए रादर देन फिगर्स. फिगर भी आप रिलेटिव मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो हमने इसके बाद हमने स्मेल्टिंग की बात की. स्मेल्टिंग के बाद हम देखते हैं कि हम प्योरीफिकेशन ऑफ आयरन कैसे करते हैं. इस प्रोसेस को हम पडलिंग कहते हैं, जिसमें हॉट एयर ब्लास्ट करी जाती है आयरन के थ्रू एंड इट इज स्टर्ड वेल. इट रिमूव्स CO2 एंड SO2 एज impurities and wrought iron is produced which is the purest form of iron.